हेलो क्लास सेवन्थ। वेलकम स्टूडेंट्स। एलन पब्लिक स्कूल नेत्राना की ऑनलाइन क्लासेस एलन एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर ऑन इक्वालिटी यानी समानता पर, सबको एक समान अधिकार कैसे प्राप्त है, इस पर हमने एक चैप्टर आपका शुरू किया था, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर। इसका हम आज नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। अभी इसमें आगे इक्वालिटी के बारे में क्या बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। ठीक है, यानी कि स्वाभिमान की मान्यता या उसकी पहचान किस तरीके से हो सकती है। मैनी टाइम्स द कास्ट वी आर बोर्न इनटू, द रिलीजन वी प्रैक्टिस, द क्लास बैकग्राउंड ऑन we come from, whether we are male or female, there are often the things that determine many some people are treated unequally। क्या होता है, मैनी टाइम्स बहुत बार, उस कास्ट के बेस पर जिसमें हमने जन्म लिया है, उस धर्म के बेस पर जिसे हम मानते हैं, और उस बैकग्राउंड, क्लास बैकग्राउंड, वर्ग बैकग्राउंड के बेस पर जिससे हम आए हैं कई बार, या फिर उस आधार पर कि हम मेल हैं या फीमेल यानी आदमी है या औरत, इस आधार पर दीज आर ओफन द थिंग्स, ये वो चीज़ें हैं जिस वजह से क्या होता है, कई बार कुछ लोगों के साथ में असमान व्यवहार किया जाता है। ठीक है, इन द अबव स्टोरीज, जो पहले आपने स्टोरीज पढ़ी उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। पहले जो स्टोरीज आपने इस चैप्टर में पढ़ी उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज के साथ में भी असमानता का व्यवहार किया गया था, क्योंकि उनके धर्म और उनकी जाति के आधार पर। ठीक है, देन When persons are treated unequally, their dignity is violated। जब लोगों के साथ असमानता भरा व्यवहार किया जाता है तो उनकी जो स्वाभिमान होता है उसे ठेस पहुंचती है, वो दूषित होता है। By picking on him, उनको भड़काकर या उन्हें वहां से हटाकर या उनके प्रति भेदभाव करके, एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल, और उनसे स्कूल साफ करवाकर, बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल मेट्स एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी बैडली। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्कूल के छात्रों ने, उसके साथियों ने और उनके टीचर्स ने क्या किया था, उनकी कास्ट के आधार पर उनके साथ में भेदभाव करके और उनसे स्कूल साफ करवाकर उनके जो डिग्निटी है, जो स्वाभिमान, उसे बुरी तरह से चोट पहुंचाई थी, हर्ट किया था। एंड मेड हिम फील एज इफ़ ही वॉज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल, और उन्हें ये फील करवाया था कि वो स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स से कुछ कम है, उनके बराबर नहीं है। द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट व्हेन पर्सन्स रिफ्यूज टू लीव देयर अपार्टमेंट्स टू देम। और अंसारीज के स्वाभिमान को तब ठेस पहुंची जब लोगों ने उन्हें अपना अपार्टमेंट किराए पर देने से मना कर दिया। हाउ एवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड दैट दे चेंज देयर नेम, और तब भी उनकी डिग्निटी को ठेस पहुंची जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो अपना नाम बदल दे। इट वॉज देयर डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट दैट मेड देम रिफ्यूज दिस सजेशन। ये उनका स्वाभिमान, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी कि उन्हें क्या सजेस्ट किया, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, यानी मना कर दिया था उस सजेशन को। जो सजेशन प्रॉपर्टी डीलर ने दिया कि अपना नाम बदल लो, उस बात से उन्होंने मना कर दिया। ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही थी जिस वजह से उन्होंने मना किया। वी ऑल रियलाइज दैट ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। हम सब जानते हैं या हम सब ने महसूस किया कि ओम प्रकाश और अंसारीज के साथ में इस तरीके का व्यवहार उचित नहीं था, लाइक दिस, एंड दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। और वे भी वही रिस्पेक्ट, वही स्वाभिमान डिजर्व करते हैं जो कि बाकी सबको मिलता है, यानी उन्हें भी इक्वालिटी का अधिकार होना चाहिए। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र जो है देश अपना, उसके अंदर समानता किस तरीके से है भारत में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्स एवरी पर्सन एज इक्वल। भारत का जो संविधान है वो यही कहता है कि हर एक आदमी समान है। एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, हर देश का हर एक अलग अलग आदमी, इंडिविजुअल आदमी, इंक्लूडिंग मेल्स एंड फीमेल्स फ्रॉम ऑल द कास्ट्स, रिलीजन्स, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, आर कंसिडर टू बी इक्वल। कोई भी, हर एक, प्रत्येक आदमी इंडिविजुअली अकॉर्डिंग, चाहे वो इंक्लूडिंग मेल्स, फीमेल आदमी हो, औरत हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जनजाति से हो, एजुकेशनल लेवल उनका कैसा भी हो, और वो आर्थिक रूप से उनका बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो, सबको क्या किया जाता है, कंसिडर टू बी इक्वल, समान व्यवहार किया जाता है सबके साथ। इवन आफ्टर दिस, यहाँ तक कि इसके बाद इनइक्वालिटी डजंट कीज टू एग्जिस्ट, जो असमानता है उसे यहाँ पे स्थापित नहीं होना चाहिए। बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज देयर। लेकिन आखिरकार डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर समानता के जितने भी नियम हैं वो सब
ऑल पर्सन्स इज देयर, सब लोगों के साथ है, सब लोगों के पास है। वेयर अर्लियर नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेस्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट, जबकि पहले लोगों को पक्षपात और इलाज से बचाने के लिए, यानी बीमारी का इलाज अच्छे से ट्रीट करने के लिए और पक्षपात से बचाने का कोई भी कानून पहले नहीं होता था। नाउ देयर आर मैनी लॉज दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड इक्वालिटी। अब बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो ये काम करते हैं कि लोगों के स्वाभिमान को और उन्हें समानता से ट्रीट किया जाए, इस बात का ख्याल रखते हैं। ऐसे बहुत से कानून भारतीय संविधान ने बनाए हैं। द पार्लियामेंट इज़ द फंडामेंटल बेसिस ऑफ आवर डेमोक्रेसी, जो पार्लियामेंट है वो हमारे लोकतंत्र का फंडामेंटल यानी मौलिक आधार है। एंड वी आर रिप्रेजेंटेड इन इट थ्रू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और हम इसमें रिप्रेजेंट होते हैं अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के थ्रू। ठीक है। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो इक्वल समानता की पहचान है, जो मान्यता है, इसके अंदर बहुत सारे प्रबंधों को शामिल किया गया है जो भारतीय संविधान ने दिए हैं, यानी बहुत सारे प्रबंध किए गए हैं इक्वालिटी को मान्यता प्राप्त करवाने के लिए। जो है एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के तहत सभी लोग समान हैं। दिस मीन्स दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉज। इसका मतलब ये है कि हर आदमी, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, या फिर वो कोई एक डोमेस्टिक वर्कर हो, यानी एक घरेलू कामकाज करने वाला हो, उन सबको इन कानून का क्या करना पड़ेगा, इनको मानना पड़ेगा, सारे कानूनों को मानना पड़ेगा। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड वेदर दे आर मेल और फीमेल। किसी भी आदमी के साथ किसी तरीके का पक्षपात नहीं किया जाएगा, चाहे उसके धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके जन्म स्थान के आधार पर, या फिर वो मेल है या फीमेल आदमी है या औरत, इस आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेज, सभी लोगों को सारे पब्लिक प्लेसेस, सामाजिक स्थानों पर जाने की इजाज़त होगी, इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड्स, खेल मैदानों में, हॉस्टल्स में, शॉप्स में और मार्केट्स में। ऑल पर्सन्स कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग प्लेसेज, सभी लोगों के लिए बनाए गए अवेलेबल जो कुएँ हैं, सड़कें हैं और जो बाथिंग प्लेसेज हैं, उनका सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अनटचएबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड, जो छुआछूत है उसे क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज़ गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 2 वेज, जो इक्वालिटी है उसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट में लाने की कोशिश कर रही है, और उसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन में 2 तरीके से दी जाती है। जैसे फर्स्टली थ्रू लॉज, पहले तो कानून बनाकर, एंड सेकेंडली थ्रू सेवरल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स टू असिस्ट द डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़। और दूसरा ये तरीका है कि गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम और स्कीम्स बनाती है जिससे जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी सहायता के रूप में, उन समुदायों की सहायता के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स बनाती है। देयर आर मैनी लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। यहाँ ऐसे भारत में बहुत से कानून हैं जो हर आदमी के जो इक्वलिटी का अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करता है, यानी उसको समानता का अधिकार दिलाता है, उसकी सुरक्षा करता है। इन एडिशन टू दीज लॉज, इन्हीं कानूनों के एडिशन में द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड सेवरल स्कीम्स टू इम्प्रूव द लिव्स ऑफ कम्युनिटीज़। इन कानूनों के साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ और भी ऐड किया है, जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चलाती है जो इन समुदायों की जो लिव्स है, ज़िंदगी है, उसे सुधारती है। जैसे एंड इंडिविजुअल्स हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर द पास्ट सेवरल सेंचुरीज, जो पिछली कुछ शताब्दियों से जिन इंडिविजुअल लोगों के साथ में या जिन समुदायों के साथ में अनइक्वलिटी का बर्ताव किया जा रहा है, यानी असमानता का बर्ताव किया जा रहा है, उनके सब के अंदर क्या करती है, ये स्कीम्स इम्प्रूवमेंट करती है। दिस स्कीम्स आर एम्ड टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु डिड नॉट हैव दिस इन द पास्ट। ये स्कीम जो है इसका लक्ष्य यही होता है कि ये ग्रेटर अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा अवसर प्रदान करती है उन लोगों को जिन्हें पहले पास्ट में ये सब नहीं मिला। नेक्स्ट टॉपिक है मिड डे मील स्कीम। ठीक है, तो मिड डे मील स्कीम यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स में दोपहर का खाना बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाता है उसे कहते हैं मिड डे मील स्कीम। वन ऑफ द प्राइमरी स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इज़ द मिड डे मील स्कीम।
ठीक है। गवर्नमेंट ने जो प्राइमरी स्टेप्स यानी प्राथमिक कदम जो उठाए हैं उनमें से एक है मिड डे मील स्कीम। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू चिल्ड्रन थ्रू कुक्ड लंच। ये जो प्रोग्राम है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गवर्नमेंट ने सरकारी स्कूलों में, ताकि बच्चों को पकाया हुआ लंच, दोपहर का खाना, पौष्टिक खाना उन्हें प्रोवाइड हो सके। ठीक है। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम। तमिलनाडु पहला ऐसा स्टेट था इंडिया का जिसने सबसे पहले इस स्कीम को स्टार्ट किया था। एंड इन 2001 में द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स टू स्टार्ट दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल्स। देन सुप्रीम कोर्ट जो थी उसने डायरेक्ट किया कि सारी राज्य सरकारों को कि वो इस प्रोग्राम को अपने अपने स्कूल्स के अंदर स्टार्ट करे विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, यानी 6 महीने के पीरियड के अंदर अंदर। दिस प्रोग्राम हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। इस प्रोग्राम के बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। फॉर इंस्टेंस मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। बहुत ज़्यादा गरीब बच्चों ने क्या किया, स्कूलों में नाम लिखवाना शुरू कर दिया और वो रेगुलरली स्कूल अटेंड करने लगे। Teachers have been reporting that earlier children would often go home for lunch and then not return to school. टीचर्स ने क्या रिपोर्ट की थी पहले कि पहले बच्चे खाना खाने के लिए दोपहर में घर जाते थे और फिर वापस स्कूल नहीं आते थे। एंड नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडिंग इन स्कूल देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। अब मिड डे मील स्कीम शुरू होने की वजह से स्कूल के अंदर उनकी जो अटेंडेंस है बच्चों की वो एकदम निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, क्योंकि अब वो खाना खाने के लिए घर नहीं जाते, इसलिए वो स्कूल में ही रहते हैं, इसलिए घर नहीं जा पाते। देन देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू लीव देयर जॉब्स टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे। उन बच्चों की माएँ जो घर में रहती थी और अपने बच्चों को दोपहर का खाना खिलाने के लिए उन्हें अपने सारे काम जल्दी छोड़ने पड़ते थे, नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। अब उन्हें इतना सब करने की ज़रूरत, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड इन दी रिडक्शन ऑफ कास्ट प्रीजस्टिस। ये जो प्रोग्राम है इससे हेल्प मिली है कि इसके अंदर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाले कास्ट सिस्टम जो था ना वो भी क्या हो गया, कम हो गया। बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर। क्योंकि लोअर और अपर यानी नीची और ऊंची जाति के सभी बच्चे एक साथ स्कूल के अंदर खाना खाते हैं। एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस दलित वुमेन हैव बीन गिवन द चार्ज टू कुक द मील। और यहाँ तक कि कुछ स्थानों पर तो दलित वुमेन जो है, दलित जाति की जो औरतें हैं, उन्हें ही ये खाना बनाने का चार्ज स्कूलों में मिला है। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द हंगर ऑफ दोज पुअर स्टूडेंट्स हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट बिकॉज देयर स्टमक्स आर एम्प्टी। ये जो प्रोग्राम है मिड डे मील प्रोग्राम, इसने हेल्प की है उन गरीब बच्चों की भूख मिटाने में जो अक्सर स्कूल आते थे लेकिन वो अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनका पेट खाली होता था। अब इस मिड डे मील स्कीम से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंक्रीजिंग द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। वैसे तो गवर्नमेंट जो प्रोग्राम है वो एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रही हैं, इक्वालिटी की जो अपॉर्चुनिटी है यानी समानता के जो अवसर हैं वो उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है इन प्रोग्राम से। देयर इज़ मच मोर दैट नीड्स टू बी डन, जिनकी बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत थी। While the midday meal program has helped in increasing the enrollment and attendance of poor children in school, यहाँ तक कि मिड डे मील प्रोग्राम ने किस में हेल्प की है, बच्चों के स्कूलों में नाम लिखवाने, गरीब बच्चों के स्कूल में नाम ज़्यादा लिखे जा रहे हैं और वो गरीब बच्चे स्कूल रेगुलरली अटेंड भी कर रहे हैं। देयर कंटिन्यूज टू बी सिग्निफिकेंट, और एक कंटिन्यूटी और निश्चित हुई है यहाँ पे, वो है differences in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend। यानी जो डिफरेंस था स्कूल के अंदर रिच बच्चों की अटेंडेंस का और पुअर बच्चों की अटेंडेंस का भी, उनके नाम कम ज़्यादा होते थे, वो भी डिफरेंस क्या हो गया है, दूर हो चुका है। इवन टुडे देयर आर मैनी स्कूल्स इन द कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रन लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड इन एन अनइक्वल वे। इवन टुडे आज भी बहुत से ऐसे स्कूल हैं देश के अंदर जहां दलित चिल्ड्रन, ओम प्रकाश जैसे बच्चे, उनके साथ क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, उनके साथ पक्षपात किया जाता है और एक
असमान बर्ताव उनके साथ किया जाता है। दीज चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू अनइक्वल सिचुएशन इन विच देयर डिग्निटी इज नॉट रिस्पेक्टेड। इन बच्चों को फोर्स किया जाता है कि वो उन्हें असमान सिचुएशन में डाल दिया जाता है और जहाँ इनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, यानी इनके स्वाभिमान की रक्षा नहीं होती। दिस इज बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन दो द लॉ प्रोवाइड्स इट। दिस इज बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग ये मानने को तैयार नहीं है, ये सोचने से इनकार करते हैं कि हम लोग सब समान हैं, जबकि कानून में ये चीज़ प्रोवाइड करवाई गई है। यानी कानून में तो ये बात लिख दी गई कि सब एक समान है, लेकिन आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो ये बात मानने से इनकार करते हैं। वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर दिस इज दैट एटीट्यूड्स चेंज ग्रेजुअली। इनमें से मेन रीजन्स में से एक कारण ये भी है कि लोगों की जो सोच है ना, उसे क्या करना चाहिए, उसमें बदलाव ज़रूरी है। ठीक है, इसके अंदर क्या ज़रूरी है, बदलाव ज़रूरी है। देन इवन दो पीपल आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ। यहाँ तक कि लोग जागरूक हैं इस बात से कि जो पक्षपात है वो कानून के खिलाफ है। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसएबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमेन। जानते हुए भी लोग क्या करते हैं, लोगों के साथ भेदभाव करना, अनइक्वल, असमानता दिखाना कंटिन्यूसली रखा हुआ है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और विकलांगता के आधार पर, इकोनॉमिक आर्थिक स्टेटस के आधार पर, बिकॉज दे आर वुमेन, और वो लड़की है इस आधार पर, औरत है इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। इन ऑर्डर टू चेंज दिस प्रेजेंट एटीट्यूड, इस प्रेजेंट एटीट्यूड को या इस सोच को बदलने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट पीपल शुड बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज इन्फीरियर। ये ज़रूरी है कि लोगों को इस बात का विश्वास दिलाया जाए कि कोई भी छोटा या निम्न नहीं है, एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। और हर एक पर्सन डिजर्व करता है, हर एक आदमी डिजर्व करता है कि उससे क्या मिले, स्वाभिमान मिले या उसके साथ समानता से पेश आया जाए। एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज अ कंटिन्यूस स्ट्रगल इन विच इंडिविजुअल्स एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया शुड एसेंशियली एंड लार्जली कंटिन्यू टू। एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक लोकतांत्रिक समाज के अंदर इक्वालिटी, समानता को एस्टैब्लिश करने के लिए कंटिन्यूस स्ट्रगल चल रहा है, जिसके अंदर हर एक इंडिविजुअल और हर एक इंडिया की जो कम्युनिटीज़ है उसे निश्चित रूप से वो क्या कर रहे हैं, लार्जली कंट्रीब्यूट टू, वो अपना इसके अंदर लंबे समय से लगातार आवश्यक रूप से अपना सहयोग दे रहे हैं। इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज देखते हैं अब कि दूसरे जो लोकतांत्रिक देश हैं उनके अंदर भी क्या समानता के ऐसे इश्यूज हैं। नाउ यू शुड बी थिंकिंग वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज इनइक्वालिटी एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया क्या एकमात्र ऐसा डेमोक्रेटिक देश है जहाँ के जिसके अंदर असमानता अभी भी मौजूद है और जहाँ पर इक्वालिटी के लिए लगातार क्या हो रहे हैं, स्ट्रगल हो रहा है। दिस फैक्ट इज़ दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, ये जो फैक्ट है वो बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में है पूरे वर्ल्ड में। द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी द प्राइमरी इशू अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल, यानी इक्वालिटी को बनाए रखने के लिए प्राइमरी इशू है, सबका प्राथमिक इशू है सभी देशों का, और सभी कम्युनिटीज़ इसके लिए स्ट्रगल कर रही हैं, सभी देशों में ऐसा ही माहौल है। फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स हु वर ब्रोट ओवर फ्रॉम अफ्रीका कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लिव्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल एंड पैथेटिक। एग्जाम्पल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो अफ्रीकन अमेरिकन्स है, जिनके पूर्वज पहले उनके क्या हुआ करते थे, बंधक हुआ करते थे, स्लेव्स हुआ करते थे, हु वर ब्रोट ओवर फ्रॉम अफ्रीका, जिन्हें कहाँ से लाया गया, अफ्रीका से यहाँ लाया गया, कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लिव्स टुडे, उन्हें लगातार उनकी जो जीवन है उसे डिस्क्राइब किया जाता है, वर्णन किया जाता है आज, और उन्हें लार्जली यानी बड़े तौर पर अनइक्वल यानी असमानता और दयनीयता का सामना करना पड़ता है। देन उनके साथ में ऐसा हो रहा है। दिस कंडीशन एग्जिस्ट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट अ मूवमेंट वॉज कंडक्टेड इन द लेट 1950s डिमांडिंग फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स। इस कंडीशन की वजह से एक आंदोलन शुरू हुआ था 1950वीं शताब्दी में, जो कि जिसने डिमांड की थी कि अफ्रीकन और अमेरिकन्स को क्या मिलने चाहिए, इक्वल अधिकार मिलने चाहिए, बराबर अधिकार। बिफोर दिस अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनीड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इससे पहले क्या होता था कि बिफोर दिस अफ्रीकन और अमेरिकन्स को असमान ट्रीट किया जाता था इन द यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और डिनीड इक्वालिटी बिफोर लॉ, और कानून बनने से पहले उन्हें समानता देने से इनकार कर दिया गया था इस देश के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस दे
either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wanted to sit। उदाहरण के लिए जैसे जब ये लोग बस में ट्रैवल करते थे तो इन्हें पहले तो बस की लास्ट सीट पर बैठना पड़ता था, ठीक है, और फिर अगर कोई वाइट पर्सन चाहता है उस सीट पर बैठना, ट्रैवल करना उस बस में, तो उसके लिए उन्हें सीट छोड़नी पड़ती थी। रोसा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। रोसा पार्क एक क्या थी? अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। वन डे tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on 1 दिसंबर 1955। एक दिन वो अपने काम से बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए उन्होंने एक वाइट पर्सन को अपनी सीट देने से इनकार कर दिया, और ये बात है 1 दिसंबर 1955 की। Her refusal started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated and which come to be known as the Civil Rights Movement। उसके रिफ्यूज़ल पर एक बड़ा आंदोलन अनइक्वलिटी के खिलाफ शुरू हो गया था अफ्रीकन और अमेरिकन्स के बीच में, और जो बाद में किस नाम से जाना गया? सिविल राइट्स मूवमेंट, यानी नागरिकों के अधिकारों का आंदोलन। The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion और national origin। जो सिविल राइट एक्ट था 1964 में, उसने पक्षपात का विरोध किया था, उसे बंद किया था कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और नेशनल ओरिजिन के आधार पर कि वो किस देश से बिलोंग करते हैं, इस आधार पर लोगों में पक्षपात नहीं होना चाहिए, इस बात पर रोक लगा दी गई थी। It also provided that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools that were specially set up for them। और स्कूल्स भी प्रोवाइड करवाए गए थे, ओपनली प्रोवाइड थे भी, सभी अफ्रीकन अमेरिकन कोई भी बच्चे हों जो उन लंबे समय से वो क्या कर रहे थे, एक अलग सेपरेट स्कूल्स जो स्पेशली उनके लिए बनाए गए थे उनके अंदर एडमिशन लेते थे। लेकिन अब क्या गया, सभी स्कूल ओपन कर दिए गए थे कि अफ्रीकन और अमेरिकन जो बच्चे हैं वो सभी स्कूलों में एक समान एडमिशन ले सकते हैं। However, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country। इसके बावजूद भी जो अफ्रीकन अमेरिकन्स की मेजॉरिटी थी, ज़्यादातर जो थी, वो कंटिन्यूसली यही चल रहा था कि उस देश के अंदर पुअरेस्ट माना जाता था उन्हें। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन मैरिली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स दैट हैव मिनिमम फैसिलिटीज एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स एज कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट्स हु आइदर अटेंड प्राइवेट स्कूल्स और लिव इन रीजन्स वेयर द गवर्नमेंट स्कूल्स आर एज हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल्स। इसके अंदर क्या होता था कि मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन, इनको क्या किया जाता है, गवर्नमेंट स्कूल से अफोर्ड करवाए जाते थे, ठीक है, जहाँ पे मिनिमम फैसिलिटीज़ मिलती थी और कम एजुकेटेड, कम क्वालिफाइड टीचर्स होते थे। और किसकी तुलना में? जो वाइट स्टूडेंट्स थे उनको जो प्राइवेट स्कूल अटेंड करते थे वो, और या फिर उन्हें जो गवर्नमेंट स्कूल अगर कोई अटेंड करता था तो वो भी हाईली रेटेड होते थे, यानी अच्छी फैसिलिटी वाले होते थे, जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। इनमें स्कूल्स को लेकर भी बच्चों में ऐसे भेदभाव किया जाता था। एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 15 से एक उदाहरण यहाँ पे लिया गया। लेट्स सी, डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ हैज़ बीन प्रोहिबिटेड। जो पक्षपात है लोगों को धर्म को लेकर, लोगों की जाति को लेकर, उनके लिंग को लेकर कि आदमी है या औरत है, या फिर उनके जन्म स्थान को लेकर, उस पर क्या लगा दी गई थी? रोक लगा दी गई थी। नंबर 1, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। की बात यह है कि किसी भी आदमी, किसी भी नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके धर्म, जाति, कास्ट और उसके जो लिंग, जन्म स्थान आदि किसी भी चीज़ के आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये पहली बात थी इसकी। सेकंड है जैसे नो सिटीजन शैल on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to। यानी किसी भी नागरिक के साथ में धर्म, जाति, उनके लिंग, जन्म स्थान और किसी अन्य चीज़ के आधार पर उनके सब्जेक्ट का डिसीजन नहीं होगा कि उनके मतलब वो इस बात के लिए अयोग्य है इस बात के, या फिर उसका दायित्व नहीं बनता ऐसा सब करने का, या फिर उस पर किसी चीज़ की रोक हो, किसी कंडीशन को लेकर किसी चीज़ की रोक नहीं थी। जैसे एक्सेस टू शॉप्स, कहीं भी वो दुकान कर सकते थे, पब्लिक रेस्टोरेंट्स में जाना आना कर सकते थे, होटल्स में, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, किसी भी शॉप पर जाना, रेस्टोरेंट पे जाना, होटल, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए जो बने थे उन पर जाने कोई रोक टोक नहीं थी। Then the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly on out of the state funds and dedicated to the use of general public। यहाँ तक कि जो स्टेट फंड से या फिर मान लो जनरल पब्लिक के यूज़ के लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं, चाहे वो पब्लिक रिसोर्ट हो या रोड हो, बाथिंग घाट हो, टैंक्स हो या फिर वेल्स हो, उनका यूज़ कोई भी कर सकता था क्योंकि वो सबके इस्तेमाल के लिए थे।
उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चैलेंज टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए जो चैलेंजेस थे वो हैं, नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक कंट्री, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसे आप कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में डिस्क्राइब कर सको। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिमांडिंग फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जिटिंग एज वेल एज न्यू इशूज। मतलब वहाँ हमेशा ऐसे समुदाय और इंडिविजुअल लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने अपने डेमोक्रेसी से जुड़े आइडियाज़ को एक्सपेंड करने की कोशिश करते रहते हैं और डिमांड करते हैं कि उनकी इक्वालिटी, समानता की पहचान ग्रेटर हो, सबसे अलग हो, एंड एग्जिटिंग एज वेल एज न्यू इशूज़, और क्या करते हैं, नए नए इशूज़ को उसके अंदर स्थापित करते हैं। पिवोटल टू दिस द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन्स एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन्ड। जो प्रधान निर्णायक जो स्ट्रगल है वो ये पहुंचता है कि जो पहचान है लोगों की उसे, और लोगों की जो समानता है उसे, और उनका जो स्वाभिमान है उसे क्या रखना चाहिए, मेंटेन्ड रखना चाहिए। सो चैप्टर स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड हैव अ नाइस